silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एंड यू आर कीपिंग अप विद योर रिवीजन. आज के आर्टिकल्स आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिख रही होगी, बट ईजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम मेन बहुत से आर्टिकल्स न्यूज़ में चल रहे थे तो उनको क्लब किया है. तो मतलब कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आज का जो सेशन है दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स और एक चर्चा का विषय है. वो आपको दिख नहीं रहा है इसमें कौन सा होगा. व्हाइट फॉस्फरस. अब व्हाइट फॉस्फरस चर्चा का विषय कैसे है? व्हाइट फॉस्फरस एक्चुअली अभी जो इजराइल और हमस का जो अटैक हो रहा है उसके चलते यहाँ पर गाजा पट्टी से हमस ने 5,000 के आसपास रॉकेट दागे इसराइल पे. इसराइल रिटेलिएट कर रहा है. अभी इंटरनेशनल बैकिंग भी है, यूएस है एंड बाकी जो कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं. अभी इसराइल ने क्या किया है, बात आ रही है कि क्या इसराइल ने गाजा पट्टी पे वाइट फॉस्फरस बॉम्ब डाला है. अब क्या होता है ये वाइट फॉस्फरस, ये भी हमको पता होना चाहिए. तो वाइट फॉस्फरस बॉम्ब अगर इजराइल ने गाजा पट्टी की ओर दागे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाइट फॉस्फरस के बारे में जानना. चर्चा का विषय सिर्फ इतना ही है कि क्योंकि अटैक के बीच में वाइट फॉस्फरस बॉम्ब ऐसे बोला जा रहा है कि इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए डाला है, तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए. लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, वाइट फॉस्फरस के बारे में पढ़ना. तो हम उसके हिसाब से वाइट फॉस्फरस को आज पढ़ेंगे. तो आई होप अब आप समझ रहे हो कि यहाँ से प्रीलिम्स में हमारे लिए सवाल बन सकता है. ठीक है, सो विल टेक दैट अप. देन यू हैव दीज ऑल आर्टिकल्स जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड विल टेक इट इन डिटेल. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब होता है, बेसिकली इस बार की अगर कोई थीम है और कुछ नंबर्स, मतलब यहाँ पर इंडिया का क्या स्टेटस है, हमारी कोई ऐसी सर्विसेज जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई हो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो सारी बात करेंगे. राइट. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी रिवर, कैसा वेजिटेशन, कैसा फ्लोरा, कैसा फना. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है एक बायगा, कहाँ की है, क्यों न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है. पीवीटीजीज पे यूपीएससी ऑलरेडी 2019 में, मतलब 2018 से 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर में ये सवाल पीवीटीजी से पूछा जा चुका है. ठीक है. वाइट फॉस्फरस तो मैंने आपको बता ही दिया. और लखपति दीदीज एक इनिशिएटिव है, मतलब ये आपका जीएस पेपर 2 से लिंक होता है. ये भी अगर हम इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में अगर पढ़े तो जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो, बट वैसे ये आपका हेल्थ सेक्शन से चला जाता है. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में जा सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकता है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. सो आई होप अब आप समझ रहे हो आज के आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स पॉइंटर्स में बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं. So we'll take that up in a very detailed and a comprehensive manner. I hope you all are liking these lectures. If yes, then please do let me know in the comment section. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सेशंस कैसे लग रहे हैं आपको, क्या कुछ फीडबैक है, क्या आप शेयर करते हो, सेशन लाइक करते हो, ये सब चीज़ें थोड़ा बताया करो. ठीक है. सो कुछ फोटोज, कुछ वीडियो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे अलेजिंग दैट इजरायली फोर्सेस आर यूजिंग वाइट फॉस्फरस ऑन द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ गाजा. ये आप तस्वीर देख रहे हो, ये है वाइट फॉस्फरस. फॉस्फरस के बारे में आपने एज एन एलिमेंट पढ़ा होगा. मैं आपको इन लाइंस में जाने से पहले एक ब्रीफ बता देती हूँ, फिर वो जितनी भी लाइंस फॉस्फरस के बारे में लिखी होंगी वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी. ठीक है. अब वो क्या है देखो. वाइट फॉस्फरस ऐसा एलिमेंट है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, हाईली इन्फ्लेमेबल. राइट. इतना ज़्यादा कि आसपास बहुत ज़्यादा फिर खतरा होता है, काफ़ी लोगों की जानें भी जा सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली
एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, सो इट इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, तभी इसको बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वहां लोगों की जान जा सकती है। दूसरी बात, जब व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब निकाला जाता है, तो वहां पर आप एक सोच सकते हो, एक स्मोक जैसी कंडीशन, धुंधला जैसे हमें दिखता है ना, मान लो यहाँ पे आर्मी ए खड़ी है, यहाँ पे आर्मी बी खड़ी है, अगर यहाँ फॉस्फोरस बॉम्ब लगा दिया तो बी वाले को कुछ दिखेगा ही नहीं, तो ये कंडीशन है। अब क्या तीसरा सवाल, ये सारी बातें अगर अभी समझ लोगे ना तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, क्या अब इसको यूज करना इलीगल है? ये भी एक सवाल बनता है। देखो यहाँ पर ना, आप इसको यहाँ पे देखो कहाँ अटैक कर रहे हैं वो, सिविलियन पॉपुलेशन पे, तो आप इसको सिविलियन पॉपुलेशन पे यूज नहीं कर सकते हो। हालांकि जब आप इसको स्मोक की बात करते हो तो एज अ स्मोक इसको यूज किया जा सकता है फॉर वेरियस पर्पसेस, बट सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर वो पूछे कि क्या ये केमिकल वेपन की तरह क्लासिफाई किया जाता है, नहीं, व्हाइट फॉस्फोरस को एज अ केमिकल वेपन क्लासिफाई नहीं किया जाता अंडर केमिकल वेपन कन्वेंशन। क्यों? बिकॉज अगर इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इफ इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोड्यूस डेंस स्मोक, ऐसा स्मोक दैट कैन कंसील मिलिट्री ऑपरेशंस, मान लो ए और बी है, अब यहाँ पर बी को कुछ दिखेगा नहीं, इतने ए में आर्मी अपने आप को रेडी कर सकती है फॉर कंसीलिंग मिलिट्री ऑपरेशंस, कुछ भी बोल सकते हो, टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ा टाइम मिल जाता है, राइट? सो पर्पस ये है, तो यस, मतलब आप इसको यूज कर सकते हो, इसीलिए ये केमिकल वेपन के कन्वेंशन में नहीं है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, सिविलियन पॉपुलेशन पे यूज कर रहे हो, जो कि गलत है। समझ आ गई बात? तो ये चर्चा के विषय के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको दोनों चीजें कवर करवा दी है। व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स, वैक्सी येलो टू क्लियर केमिकल विद पंजेंट गार्लिक लाइक ऑर्डर। मैं बता रही थी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। यस, इट इज हाईली कंबस्टेबल केमिकल, जो कि बहुत क्विकली बर्न करता है और ब्राइटली जब इसको एक्सपोज टू एयर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, राइट? तो इट इज यूज्ड इन इंसेंडियरी वेपन्स बाय मिलिट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि मैं बता रही थी, फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट? इन्फ्लिक्टिंग डैमेज ऑन एनिमीज, कुछ भी हो सकता है। और जब ये बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ, मान लो रिएक्ट किया, तो इट बर्न्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस, प्रोड्यूसिंग व्हाइट डेंस स्मोक। तो इसीलिए यहां पर अगर आप गाजा पट्टी पे इसको यूज कर रहे हो तो वहां के सिविलियंस के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर समझ आ रही है बात? इन वॉर्स सम आर्मीज हैव यूज्ड व्हाइट फॉस्फोरस इन द पास्ट, अभी की बात नहीं है। जैसे ब्रिटिश आर्मी ने यूज किया था दोनों वॉर्स में, इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स में। यूएस फोर्सेस यूज्ड इट इन इराक after they invaded, particularly in one of their city, right? 2006 में इसराइल ने भी एडमिट किया था that they are using it in shells during a battle against a group that is वो हिजबुल्ला, मैंने आपको कल रेफरेंस दिया था, right? तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसका यूसेज वॉर के अंदर कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है? अच्छा, अगर यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट डाल दी कि क्या ये बैंड है इंटरनेशनल लॉ में, तो बैंड नहीं है, इट इज नॉट बैंड, बट इट इज टाइटली रेगुलेटेड, ये बिल्कुल है। क्लियर है ना? व्हाट आर इंसेंडियरी वेपन्स, हमने ये टर्म देखी थी। ये वो स्पेशल काइंड ऑफ वेपन्स हैं या बॉम्ब्स हैं दैट आर डिजाइन्ड टू स्टार्ट फायर्स और कॉज हार्म बाय बर्निंग। मतलब they can set things like building हो गया, trees, or even people on fire, causing burns, breathing problems because of that heat, the flame they produce, उसके वजह से, right? 1972 में United Nations General Assembly ने they passed a resolution calling these weapons a category of arms viewed with horror, right? Right? The definition in Article 1 of Protocol 3 of the Convention, तो यहां पर भी अगर आप देखें
So on the convention on certain conventional weapons excludes multi-purpose munitions, particularly those containing white phosphorus, because white phosphorus has legal uses also, right? बट हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आपको देखना पड़ेगा ना, तो दैट इज द कंसर्न. तो अब आई थिंक आपको ये सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी. अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका पर्पस है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड रेलिंग सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको आज पढ़ते हैं. वर्ल्ड, देखो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अगर एक रेस लड़ रहे हो ना, हम मतलब मान लो 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर भागे, थक गए, हमारी बॉडी जवाब दे गई, लेग पेन हो गया, मसल्स में क्रैम्प आ रहा है, कुछ भी हो सकता है. एक रेस में आपकी फिजिकल बॉडी कहीं ना कहीं जवाब दे जाएगी. हो गया, मान लो इन केस हो गया. अगर मेंटल हेल्थ ने भी जवाब दे दिया तो आप नहीं उठ पाओगे. अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जवाब दे भी जाए, अगर मेंटल स्ट्रेंथ अभी भी बची हुई है, तो आप रेस पार कर जाओगे. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में अभी मान लो हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है या तैयारी नहीं हो पा रही है, एंजाइटी है, टेंशन है, थक जा रहे हैं या चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, ये बहुत मतलब आप समझ रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन एक मैदान में कूदने जैसा ही है, और यहाँ पर कौन संयम बना के रखता है और स्मार्टली प्ले करता है वो जीतता है. तो कहीं ना कहीं हम थक सकते हैं इन बिटवीन द प्रिपरेशन. लेकिन अगर आपकी माइंड स्ट्रांग है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो आप अगले दिन खड़े हो जाओगे वापस. अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, आसपास के लोगों का प्रेशर, और आप वो शेयर भी नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, मान लो नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या अटेम्प्ट नहीं निकल रहा है, या फिर बहुत बहुत ज़्यादा आसपास का एनवायरनमेंट मैटर करता है, राइट? तो वो स्ट्रगल्स आ रही हैं और वो स्ट्रगल्स आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो. ये सिर्फ यूपीएससी की तैयारी की बात नहीं है, ये हर जगह की ओवरऑल बात कर रही हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ अगर कहीं जवाब भी दे जाती है, जब तक माइंड काम कर रहा है और वो स्ट्रॉन्ग है, आप कोई भी बड़े से बड़ी डिसीज़ हो गया, कोई प्रिपरेशन हो गया, ज़िंदगी में कोई बात हो गई, आप उसको कम बैक कर लोगे, आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है. आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ को लेकर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस लाई जाए, राइट? क्योंकि लोग मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली दिस एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो कि है 10 से 19 साल के बीच की. अब इस टाइम पे बच्चा चेंज हो रहा है और वो अपने माँ बाप से चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहा है, राइट? कुछ उससे गलती हो गई, वो जाके नहीं बता पा रहा, ये भी दिक्कत हो सकती है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी समझा जाए, राइट? अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे टेंशन हो रही है, तो ये नहीं कि टेंशन सिर्फ बड़ों को होगी या टेंशन सिर्फ जो 35-40 के हैं जो वो कमा रहे हैं उन्हीं. हर किसी को अपनी अपनी टेंशन है, बट सामने वाले की अगर सुन ली जाए तो क्या पता उसका मन हल्का हो जाए और वहीं बात खत्म हो जाए, वो रिलैक्स फील करे, राइट? सो थीम इस बार की है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट. तो स्टेटस क्या है मेंटल हेल्थ केयर का इंडिया के अंदर? मेंटल हेल्थ एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑफ एन इंडिविजुअल्स वेलबींग. इसके अंदर आपका इमोशनल स्टेट, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट, सोशल स्टेट, इट एनकम्पासेस एवरीथिंग. इट इन्वॉल्व्स हाउ अ पर्सन डील्स विद स्ट्रेस, मैनेजेस इमोशन, right? Maintains a healthy relationship, functions effectively in work or daily activities, make reasonable decisions. जैसे फिजिकल हेल्थ है वैसे ही मेंटल हेल्थ भी आपके ओवरऑल हेल्थ में एक इंटेग्रल रोल प्ले करती है, एंड इट शुड बी गिवन इक्वल अटेंशन एंड केयर. इंडिया में अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो इंडिया के अंदर द स्टेटस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर present significant challenges. According to the data from National Institute of Mental Health and Neuroscience, a vast majority, मतलब आप लगाओ more than 80% of the people do not have access to the care services. ये जो lack of access है, it can be attributed to या तो knowledge नहीं है या एक स्टिग्मा है. अगर कोई साइकाइट्रिस्ट को दिखाने जा रहा है तो इसका मतलब वो पागल है, नहीं. ये यही तो चीज़ें हैं.
जो बैरियर है, ये सोसाइटल स्टिग्मा जो अटैच्ड है, और फिर द पर्सन लीड्स, मतलब इट ऑफन लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल दैट इज फेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वो नहीं होना चाहिए. हाई कॉस्ट ऑफ केयर भी हो सकती है. कॉस्ट ऑफ केयर कैन बी हाई, मतलब में इट माइट बी, हो सकता है कि अनअफोर्डेबल हो फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टू मेक इट, जो स्पेशली लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं. सो ये एक बहुत बड़ा एक, ये 3 चीज़ें हैं, या तो अवेयरनेस नहीं है, या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या अगर है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर जो उसके साथ सोसाइटल स्टिग्मा अटैच्ड है वो. रही बात मेंटल हेल्थ डे की, तो मैं आपके साथ यहाँ पर एक गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव रहा है, दैट इज टेलीमानस, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, इसके सक्सेस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं. Telemanus is to ensure that everyone has access to good quality mental health care that is affordable, that is available 24/7, right? मतलब आप लगा लो फोन और कंप्यूटर से you can have mental health support. Somebody will either talk to you right away or call you back. Trained counselors होंगे that will listen to you, that will help you. If you need to see a specialist, they can arrange for that too, either through phone or video call, right? So that is the scenario. And it has shown success, right? Like more than 350,000 people it has counseled till 11th of October. More than 1,000 calls are being received on this helpline every day. So it is doing a great thing and it has shown success. ठीक है जी. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका इज सेट टू टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ दिस रिम एसोसिएशन ड्यूरिंग 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि शेड्यूल थी फॉर 11th of October. कहाँ पर? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर. इट विल होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द एसोसिएशन फ्रॉम 2023 to 2025. इससे पहले किसके पास थी? बांग्लादेश के पास थी. आप यहां पर देख सकते हो. इसका पर्पस क्या है? इंडियन रिम एसोसिएशन का पर्पस क्या है? कब ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुई? तो क्या है इंडियन रिम एसोसिएशन? ये एक जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट आर लोकेटेड अराउंड द इंडियन ओशन, उनका एसोसिएशन है. The idea of this association began when Nelson Mandela, the president of South Africa at the time, visited India in 1995. And what happened? He suggested that countries near the Indian Ocean, they should work together. किस लिए? For economic cooperation, and they should work more closely for social cooperation. So this suggestion led to Indian Ocean Rim Initiative in 1995 and creation of Indian Ocean Rim Association in March 1997. So it is an governmental organization established in 1997. It has members from Africa, West Asia, South Asia, Southeast Asia, Europe and Oceania. Association's membership has expanded to 23 member states, 11 dialogue partners. एशिया में कौन कौन से हैं, अफ्रीका के कौन कौन से हैं, यूरोप के. सो ये थोड़ा सा आपको याद में रख लेना. देखो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कुछ समझने वाला नहीं है. मेंबर कंट्रीज के नाम मैं तो कहूँगी आप ना कॉमेंट सेक्शन में, आपके पास कोई भी अगर निमोनिक बनता है वो शेयर करो, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिले. जितनी शेयरिंग होगी उतना फ़ायदा है. चीज़ें हम लोगों के बीच में पता क्या हो गया है कि मैं किसी से अपने नोट शेयर नहीं करूँ, मैं किसी से अपने निमोनिक शेयर नहीं करूँ. आप शेयर करो. आप 10 पॉइंट दो, सामने वाला 10 पॉइंट दे, दोनों के पास 20-20 पॉइंट हो गए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो उसके पास भी 10 थे, आपके पास भी 10 ही पॉइंट थे. आया आपके पास 5, सामने वाले के पास 5. शेयर करो, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर इसको अच्छे ढंग से काम किया जाए इस पे तो. ठीक है. सो यहाँ पर the big decision making group in IORA is Council of Foreign Ministers, where important talks happen once a year, and IORA focus on 6 priority areas: trade and investment, maritime safety and security, fisheries management, disaster risk management and blue economy. So the secretariat is based where? In Mauritius, and it is overseen by the Secretary General, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं for a 3-year period. इनके फोकस एरियाज क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया. राइट? फिशरीज मैनेजमेंट पे, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज, विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये भी है एक. क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट होता है बच्चे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है.
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्टेड द इनॉग्रल जंगल सफारी। कहाँ पर? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? कोटा, बूंदी, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, वहाँ के एरिया में। जलावर, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पड़ता है। इसको दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। सो यहाँ पर 2 पैरेलल माउंटेन्स के बीच में जैसे वैली बन जाती है ना, ऐसे इमेजिन करो। सो दिस पार्क इज सिचुएटेड इन अ वैली दैट इज फॉर्म बाय 2 पैरेलल माउंटेन्स, मुकुंदरा एंड गारगोल। 2013 में इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज टाइगर रिजर्व। तो ये मुकुंदरा नेशनल पार्क, दरा सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी, चंबल सेंचुरी का पार्ट। सो दिस टाइगर रिजर्व encompasses दिस एरिया। महाराजा ऑफ कोटा, सो इट वॉज वंस अ हंटिंग प्रिजर्व बिलोंगिंग टू महाराजा ऑफ कोटा। यहाँ पर बिट ऑब्वियस, चंबल रिवर, इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर, ड्रेन बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। वेजिटेशन, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ वेजिटेशन के नाम, मतलब फ्लोरा और फना के नाम है। एक बार देख लोगे तो मतलब यू विल बी एट गुड सेफर साइड। फना में चिंकारा, लेपर्ड, स्लोथ बियर, नीलगाय, पाइथन्स, घड़ियाल, टर्टल्स, ये सब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद कर रही हूँ नहीं है। अगर है तो भी कोई बात नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। रिसेंटली Baiga, particularly vulnerable tribal group, became the second to get habitat rights in the state of Chhattisgarh. यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर में पीवीटीजीज पे सवाल पूछा हुआ है। अब पीवीटीजीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्राइटेरिया है कि ये पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर आती है। कोई होगा ना क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या है वो आपको पढ़ना है। दूसरी बात, कैसे पता चले ये, एक तो ना मतलब आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैं बस रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये पढ़ भी लिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को कैसे पढ़ें? इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस हैं जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पता चलेगा बेस्ड ऑन सिलेबस, न्यूज़पेपर से निकालना है अगर तो। दूसरी बात, इस टॉपिक से क्या निकालना है। मैं आपको एक टॉपिक के लिए 50 पेज दे दूं, कोई फायदा नहीं है उसका। 500 पेज दे दूं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं। उसको समझदारी से पढ़ने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, पिछले 10-15 साल के तो ज़रूर देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, देखो कहाँ से कैसे ऑप्शंस निकाल रहे हैं, कैसे आंसर पर पहुंच रहे हो आप। पता चलता है कि पीवीटीजी से पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवीटीजी से पूछा हुआ है, यहाँ पर इस ट्राइब को पढ़ रहे हैं तो कैसे वो क्वेश्चन हमारे सामने रख सकते हैं, वो हमें प्रीवियस ईयर पेपर से समझ आएगा। तो पिछले 10-15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर पढ़ना। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं गाइज, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो देखते चले साथ साथ। मतलब जब ये सेशन मैंने शुरू किए थे ना, आई रिमेंबर मैंने क्लासेस शुरू ही प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ करी थी, राइट। पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते थे, क्वेश्चंस देखते थे साथ साथ, तो वो काफ़ी हद तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब जिन्होंने वो नहीं देखे कोई बात नहीं, आपके पास बुक्स होंगी, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लेना। बाइगा ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है एंड इट इज़ मतलब दे लिव इन वेरियस स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ऑक्यूपेशन, एक सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन पे चलते हैं एंड दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड। दे प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन दैट इज कॉल्ड बेवार। अब होता क्या है इसके अंदर, मतलब दे शिफ्ट देयर फार्मिंग एरियाज to let the land rest and rejuvenate, ऐसा, right? And significant part of their life में एक mahua, a drink भी है that is made from the flowers of mahua tree. An important part for their food and drinks and is made by fermenting these flowers. Tattooing holds a very special place in their culture. Each age and body part have specific tattoos reserved for important occasions. Right, so this is one of their very unique cultural practices. They have their own way of living, traditions, practices that make them very distinctive and important part of India's cultural diversity. यहाँ पर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि they are granted habitat rights.
मतलब दे आर द सेकेंड ट्राइबल ग्रुप इन द स्टेट टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन. हैबिटेट राइट्स का मतलब that they have gained legal rights to live in and use this specific area of land that they consider their home. मतलब आपको it's like a permission to stay and use that place where they have been residing for generations. तो habitat rights are like special permissions, rights over their territory of habitation, social cultural practices, so they safeguard their livelihood, right? Now these rights are given under which section, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना. Section 3 clause 1 clause E of Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006, also known as Forest Rights Act. Now this is the last article of today's lecture. Lakhpati Didis in India. Prime Minister recently chaired a high-level meeting to review the progress that is made in realizing his dream of making 2 crore Lakhpati Didis in India. What is this initiative? 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे ये इनिशिएटिव अनाउंस किया था, जहां पर जो गांव के अंदर जो विमेन्स हैं उनको एनकरेज किया जाए कि वो अपना एक छोटा माइक्रो एंटरप्राइज, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करें. गवर्नमेंट एम्स टू ट्रेन 2 करोड़ विमेन हेयर. तो यहाँ पर सरकार क्या चाहती है? ट्रेनिंग विमेन्स इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि वो एक सस्टेनेबल इनकम अर्न कर सकें ऑफ एटलीस्ट 1 लाख पर एनम पर हाउस होल्ड. इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपना बिजनेस खोलें. इट इज इनिशिएटेड अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जहां पर ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड इज एनकरेज टू टेक अप मल्टीपल लाइवलीहुड एक्टिविटीज, राइट? तो दैट इज द सिनेरियो. क्लियर? सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा. So the main idea is to support each household in the self-help group so that they can earn an income of 1 lakh or more every year, right? ताकि अब उन्हें क्या किया जाता है? एनकरेज किया जाता है कि भैया ये इनिशिएटिव, मैम ये इनिशिएटिव, या टेक दिस टाइप ऑफ वर्क, गेट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, राइट? ताकि यहाँ से आपको एक अच्छी इनकम मिल जाएगी. दे आर गिवन ट्रेनिंग इन डिफरेंट स्किल्स लाइक प्लम्बिंग, मेकिंग LED बल्ब्स, ऑपरेटिंग, फिक्सिंग, टेलरिंग, वीविंग, ये सब. दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तो आपने पढ़ा ही होगा. अच्छा, तो ये बन जाता है. सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज अडॉप्टिंग अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉर मैक्सिमाइजिंग द इम्पैक्ट टू ट्रांसफॉर्म दीज रूरल इकोनॉमी विद द एनेबलिंग ऑफ लखपति दीदीज. ठीक है, क्लियर हो गया? So basically rural development ministry is working together with various departments to make this initiative impactful. They want to transform rural areas by enabling women to become Lakhpati Didis. दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है. कैसे पॉवर्टी आप रिड्यूस करना चाहते हो, हाउ यू कैन डू इट बाय एनेबलिंग पुअर हाउस होल्ड्स टू हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 4 कोर कंपोनेंट्स में आता है. फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग करना, सोशल मोबिलाइजेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. Happy learning everyone. All the best. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care. Good luck. Good wishes.